नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट स्लैम तमिलनाडु गवर्नर फिक्सेस टाइम फॉर असेंट। विधेयकों को रोके रखने का फैसला गैर कानूनी व मनमाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि की 10 विधेयकों पर कार्रवाई करने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिले यानी असंवैधानिक देरी के लिए उनकी आलोचना की और माना कि उन्हें मंजूरी मिल गई है। मतलब ये है कि विधेयकों को मंजूरी मिलनी चाहिए उसी डेट से जिस डेट को राज्यपाल के पास प्रस्तुत हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए 1 से 3 महीने की समय सीमा यानी टाइम लिमिट और नॉन कॉम्प्लायंस यानी गैर अनुपालन के लिए जुडिशियल रिव्यू की चेतावनी भी दी है। अगर आप 1 से 3 महीने में बिल पर अपनी कंसेंट नहीं देते हैं, आपके ऊपर न्यायिक समीक्षा भी बैठाई जाएगी। और कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक मंजूरी नहीं रोक सकते और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल के द्वारा विधेयकों पर अनुमोदन देना होता है। और अगर बात करें कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी कंसेंट देता है बिल पर, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत देता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के 10 विधेयकों को भी मंजूरी दे दी और कहा कि ये उस तारीख से स्वीकृत माने जाएंगे जिस दिन उन्हें राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ अदालत ने राज्यपालों द्वारा विधेयक पर मंजूरी को लेकर उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने की अधिकतम समय सीमा भी 1 माह तय कर दी है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि राज्यपाल का पद हमेशा चर्चा में रहता है, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है। पहले ये 6.25 था, अब ये घटकर 6 हो गया है। 6% पर इसको रखा गया है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो रेट 6% हो गई है। आरबीआई ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो रेट घटाई है और इससे पहले फरवरी में रेपो रेट कम की गई थी। और 9 अप्रैल को मुंबई में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि 6 सदस्यों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति ने इस वित्त वर्ष की पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो रेट कम करने का फैसला किया है। देखिए, ये सब फैसला इसलिए किया गया है, अभी समय की मांग है क्योंकि भारत की जीडीपी को बढ़ाना है तो मार्केट में पैसा अधिक लाना होगा। रेपो रेट से जैसा कि हम सब जानते हैं घटाने से मार्केट में लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ती है। जितना रेपो रेट कम होगा उतना ही आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा आएगा। कॉमर्शियल बैंक फिर मार्केट में लोन देंगे, बांट सकेंगे, लोग फिर पैसा उठाएंगे। उसे आने वाले दिनों में महंगाई भी देखने को मिल सकती है, लेकिन छोटे व्यवसायों या बड़े व्यवसायों के लिए फंड की आवश्यकता है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। समिति ने मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण को निष्पक्ष से बदलकर एकोमोडेटिव कर दिया है। इससे रेपो रेट में और कटौती की उम्मीद है। भविष्य में और कम हो सकती है रेपो रेट, हो सकता है अभी 6 है, फिर ये 5.5 हो सकती है या 5 तक भी आ सकती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट 5.7% की गई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक दर 6.25% पर इसको एडजस्ट किया गया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% किया गया है। ठीक है, अनुमानित है जीडीपी कितना, 6.5%। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर 2025-26 में 4% रहने की संभावना है और एमपीसी का टारगेट भी कितना है, 4% ±2%। ठीक है, ना तो 6% से अधिक हो सकती है महंगाई दर, ना 2% से कम। याद रखिएगा इसको, अगर अधिक होती है तो भी इसको जवाब एमपीसी को ही देना होगा। और मौद्रिक समिति की बैठक 7 अप्रैल को ये प्रारंभ हुई थी। आज 9 अप्रैल यानी 3 दिन तक चली बैठक, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। और डिटेल में इसकी चर्चा हम लोग आने वाले दिनों यानी कल में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा अपडेशन अगर होगा तो। अब देखिए, इसके ऊपर यूपीएससी समय समय पर क्वेश्चन पूछता रहा है। आइए चर्चा करते हैं। वर्ष 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था रेपो रेट के ऊपर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं 2020, यहाँ गलती से 2018 लिखा है,
2020 में पूछा था। ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 57 था। क्वेश्चन ये था कि यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। 3 कथन दिए गए हैं, उसमें से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। पहला है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। दूसरा, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। तीसरा कथन, बैंक दर को घटाना तथा रेपो रेट को भी घटाना। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आप बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अब आइए चर्चा करते हैं पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर। आपसे पूछा गया था कि मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। इस दौरान चर्चा की गई थी मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी, 10 वर्ष पूरा हो गया इसका। तो इसका लक्ष्य देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल चर्चा भी किए गए थे कि लघु उद्यमियों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। और ये चाहे शिशु योजना के अंतर्गत या फिर किशोर या फिर तरुण या तरुण प्लस को अब लाया गया है, उसके अंतर्गत क्या है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी को लोन देना है, ताकि छोटे व्यवसाय, चाहे चाय के ठेले हों या फिर पकौड़ी की दुकान या कुछ भी करना हो व्यवसाय, वो मुद्रा योजना के अंतर्गत शुरू कर सकते हैं। इसलिए ये सरकार योजना उस दौरान लाई थी 2016 में। 2015 में लॉन्च की थी, लेकिन 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली मिलाना। अब आइए चर्चा करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज आरआरबी से जुड़ी हुई है, यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जुड़ी हुई है। वित्तीय सेवा विभाग ने चौथे चरण में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को नोटिफाइड कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वित्तीय सेवा विभाग किसका विभाग होता है, ये वित्त मंत्रालय का होता है। यूपीएससी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ चुका है कई डिपार्टमेंट के ऊपर। वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरबीआई, यानी 1 स्टेट 1 आरबीआई के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को नोटिफाई किया है। और यह आरआरबी के विलय का चौथा चरण है। इससे पहले 3 चरण ऑलरेडी पूरे कर लिए गए हैं। पिछले कुछ समय में विलय के कारण आरआरबी की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श यानी कंसल्टेशन के लिए नवंबर 2024 में एक विलय योजना प्रारंभ किया था। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 आरआरबी का विलय किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पैमाने की कार्यकुशलता में सुधार और कॉस्ट इफिशिएंसी को तर्कसंगत बनाना है। वर्तमान में 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी कार्यरत हैं और विलय के बाद 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जिनकी 700 जिलों में 22,000 से अधिक ब्रांचेज होंगी, शाखाएं होंगी। और इनका संचालन का मुख्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होता है, और जिसमें लगभग 92% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होती हैं। और ये विलय का चौथा चरण है पिछले 3 चरणों में। यानी अगर पहले चरण की बात करें तो वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010 में पूरा किया गया, में आरआरबी की संख्या 196 से घटा करके 82 कर दी गई। और चरण 2 की बात करें तो वित्त वर्ष 2013 में से लेकर वित्त वर्ष 2015 में आरआरबी की संख्या 82 से घटाकर 56 कर दी गई। और चरण 3 जो कि वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2021 में आरआरबी की संख्या 56 से घटाकर 43 कर दी गई। तो ये लगातार इसकी संख्या घट रही है। क्वेश्चन यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि 43 से घटाकर अब कितनी रह जाएंगी, तो राज्यों और यूटी को मिलाकर के 28 रह जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और बताते चले आपको कि इसकी शुरुआत देखिए, आरआरबी क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन आरआरबी एक्ट 1976 अंतर्गत किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इनके गठन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और कृषि मजदूरों और कारीगरों को लोन और अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। इसका उद्देश्य को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता रहा यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन के एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज है, ये जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। ये न्यूज ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री श्री अवी दिख्तर के बीच बैठक हुई है। कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते पर सिग्नेचर किया गया है। भारत और इजराइल के बीच बागवानी क्षेत्रों में कार्ययोजना का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन यानी फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ता है, ऐसा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। खाद्य सुरक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, गुणवत्तापूर्ण बीज, सीओई का विस्तार,
अनुसंधान एवं विकास, कीट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और फसल पश्चात टेक्नोलॉजी को लेकर एक साथ काम करने पर सहमति जताई गई। और इस दौरान भारत जिन उत्पादों के लिए बाजार पहुंच चाहता है इजराइल में, उनमें शामिल है प्याज, आलू, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी, अनानास, आम, अनार, अंगूर, भिंडी के बीज शामिल हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट राइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।